हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। आई एम माजिद। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डवेयर का नेक्स्ट पार्ट जो है स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, इससे पहले हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक, वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर भी आप जाके देख सकते हैं। अब इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा ना वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और या फिर स्टडी पॉइंट जेके आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, वहाँ से आपको मिल जाएगा चैनल। वहाँ से उसको ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ जो है इस नोट्स का ले सकते हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर का नेक्स्ट पार्ट जो है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, ये भी कंप्यूटर मेमोरी भी एक कंप्यूटर हार्डवेयर का ही पार्ट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको किसी भी हालत में स्किप नहीं करना और मोस्ट इजी भी कह सकते हो और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए इन जनरल। ठीक, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी एक इस तरह की डिवाइस है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं स्टोर डाटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। ठीक है, क्या एक इस तरह की डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं डाटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए फॉर टेम्परेरी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे। ठीक है, तो कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन जो हमें स्टोर करनी होती है, ठीक है, वो हम किस में करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस में। ठीक है, अगर हमें कोई डाटा इंटर करना है कंप्यूटर के अंदर तो भी हमें उसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर जब हमें आउटपुट चाहिए होती है तब भी हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैंने ब्लॉक डायग्राम में आपको बताया था, है ना। आगे हम पढ़ेंगे मेमोरी मेज़रमेंट। ठीक है, मेमोरी या कोई भी स्टोरेज डिवाइस है, अगर उसकी हमें कैपेसिटी मेज़र करनी होती है, ठीक है, उसमें कितना डाटा आता है तो उसको हम किस में मेज़र करते हैं, KB, MB, GB। ठीक है, तो इसमें हम मेज़र करते हैं, ये सारी उसकी यूनिट्स हैं। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, किसी भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी स्टोर हो सकती है उसको उसकी क्या बोलते हैं, कैपेसिटी है। ठीक, द अमाउंट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन दैट स्टोरेज डिवाइस कैन होल्ड इज़ कॉल्ड एज कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी यूनिट्स क्या क्या हैं। ठीक, ये आपको पूछ भी सकते हैं, कैपेसिटी डेफिनेशन दे दिया जाएगा तो पूछ सकते हैं इनमें से क्या, तो आपको क्या ऑप्शन करना है, कैपेसिटी। ठीक, तो आगे हम इसकी कुछ बेसिक यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक, स्टोरेज डिवाइसेस की। ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है स्टोरेज की वो क्या होती है, बिट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज क्या होती है, मेमोरी की, बिट। ठीक है, एक बिट कितना होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर मेमोरी जो है स्टोर कैसे करता है। वो स्टोर करता है इन बाइनरी फॉर्म, मतलब कोई भी डाटा जब वो स्टोर करता है वो या तो 0 की और 1 की फॉर्म में स्टोर करेगा। ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करेगा। ठीक, एक बिट क्या होता है, एक बिट एक 0 या एक 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर उसने एक 0 स्टोर किया इसका मतलब उसने कितना स्टोर किया, 1 बिट ऑफ डाटा स्टोर किया। ठीक, ये आपको याद है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी याद रखना आपको कितना है, 1 बिट। फिर 4 बिट्स मिलके क्या बनते हैं, 1 निबल। ठीक है, और फिर 8 बिट्स मतलब 2 निबल मिलके 1 बाइट बनता है। ठीक है, फिर 1024 बाइट मिलके 1 KB बनता है जिसको हम किलो बाइट बोलते हैं। ठीक, फिर 1024 KB मिलके 1 MB बनता है जिसको हम MB को बोलते हैं मेगा बाइट। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीधा एग्जाम में इजी क्वेश्चन आ जाता है, 1 GB इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है। ठीक, तो और 1 TB जो किसके बराबर होता है, 1024 MB के। TB की फुल फॉर्म क्या है, टेराबाइट। फिर उसके बाद 1024 TB मिलके क्या बनाता है, पेटाबाइट। ठीक, 1024 PB मिलके क्या बनाता है, 1 एक्साबाइट। ठीक है, फिर उसके बाद जीटाबाइट, यूटोबाइट। ठीक, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद एंड पे हमारे पास हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है, वो क्या है, जियोबाइट। ठीक है, तो याद रखना हाईएस्ट यूनिट क्या है, जियोबाइट। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट। ठीक, तो ये सारा याद रखना है। ठीक, तो आपको सीधा पूछ लेंगे 1 GB किसके बराबर है, तो आपको क्या बताना है, 1024 KB। ठीक है, 1 TB किसके बराबर है, 1024 GB के बराबर। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं, ठीक, कि 1 GB इज इक्वल्स टू डैश बाइट। तो आपको याद रखना है 1 GB जो है किसके बराबर होता है, 1 बिलियन बाइट्स के बराबर। ठीक है, अगर आप इन यूनिट्स आपको सारी याद है, ठीक, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर जनरली आपको ऐसे याद रखना है तो 1 GB किसके बराबर होता है, 1 बिलियन बाइट्स के बराबर, जिसको हम 1 अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 MB के बराबर। और 1 MB किसके बराबर होता है, 1 मिलियन बाइट्स के बराबर। ठीक, और 1 MB एक्चुअल में अगर फिगर्स में देखोगे 10,46,576 बाइट के बराबर होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है।
ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या, हाईएस्ट यूनिट क्या होती है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, जो मेन इसका टॉपिक है, ठीक। मेमोरी को हमने क्लासीफाई किया मेनली 2 टाइप्स में, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है उसको हम और क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी, और इसको बोला जाता है सेमीकंडक्टर मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी या बैकिंग स्टोरेज, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, जो प्राइमरी मेमोरी है उसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी, और जो सेकेंडरी मेमोरी उसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी या बैकिंग स्टोर बोलते हैं, ठीक। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है किसके साथ, सीपीयू के साथ, ठीक है। इसको हम वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। जब भी कंप्यूटर कोई प्रोसेसिंग कर रहा होता है ना, तो उसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मान लो हमने कुछ इनपुट दिया कंप्यूटर को, ठीक, कोई काम करने को बोला, ठीक, वो उस काम को क्या करेगा, सीपीयू प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब सीपीयू प्रोसेस करने से पहले उसको क्या ज़रूरत होगी, एक मेमोरी की, ठीक है। वो कौन सी मेमोरी होगी, वो होगी प्राइमरी मेमोरी की, ठीक है। ये जो प्राइमरी मेमोरी है पहले इसमें स्टोर करेगा, फिर स्टोर करने के बाद उसको प्रोसेस कहीं पे रखेगा ना उसको, फिर उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। फिर प्रोसेस करने के बाद फिर से प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, जब हमें आउटपुट जाएगा, फिर अगर हमें स्टोर करना होगा तो हम जाके इसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो ये क्या होती है, मेन मेमोरी होती है, ठीक। इसको और भी बोला जाता है सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये आपको याद रखना है, ठीक। फिर उसके बाद ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसको फिर हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स में, ठीक। फिर पहली टाइप है नॉन वोलेटाइल रोम मेमोरी, वोलेटाइल रैम मेमोरी, और फिर कैशे मेमोरी, ये याद रखना है, ठीक। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी फर्दर क्लासीफाई होती है नॉन वोलेटाइल, कैशे और वोलेटाइल मेमोरी में, ठीक। फिर जो सेकेंडरी मेमोरी है ना, सेकेंडरी मेमोरी भी क्लासीफाई होती है हार्ड डिस्क, CD रोम, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ठीक, DVD, ये सारी, ठीक। सेकेंडरी मेमोरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। इस लेक्चर में आपको उसका कुछ नहीं पढ़ना। अब देखो, रोम भी फर्दर क्लासीफाई किया, P रोम, E रोम, EEP रोम, ठीक है। रैम को भी हमने क्लासीफाई किया, D रैम, S रैम, ठीक। ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक। उससे पहले आप ये चीज़ देख लो, सबसे स्मॉलेस्ट जो मेमोरी होती है ना कंप्यूटर के अंदर, वो क्या होती है, रजिस्टर, ठीक है। यह मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आप देखना, वहाँ पे मैंने बताया था रजिस्टर क्या होता है, ठीक। फिर उसके बाद होता है कैशे मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर उसके बाद मैग्नेटिक मेमोरी, फिर ऑप्टिकल डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप। जैसे हम इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे ना, तो साइज़ इसका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक। सबसे छोटी कौन सी होगी, रजिस्टर, फिर उसके बाद कैशे, फिर उसके बाद मेन मेमोरी, ठीक। यहाँ तक तो ये सारे क्या आगे, प्राइमरी मेमोरी, ठीक। फिर उसके बाद इधर से आगे ये सारे कौन से आगे, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। फिर उसके बाद अगर स्पीड देखी जाए, ठीक, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, रजिस्टर की। साइज़ क्या, सबसे छोटा, स्पीड सबसे ज़्यादा, कैशे मेमोरी की उससे कम, इसकी उससे कम, उससे कम, और उससे कम उसकी कम, ठीक है। इससे ये चीज़ पता चल गई, प्राइमरी मेमोरी जो है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। इसकी सीक्वेंस भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, ठीक है। स्पीड के बेसिस में इसको सिक्वेंशली ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग दिए थे, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल, ठीक। किसी तरीके से भी आपको दे सकता है, उसको सिक्वेंशली ऑर्डर में लगाना है आपको। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना आप। नेक्स्ट है हमारे पास, अब पढ़ेंगे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक। नॉन वोलेटाइल होता क्या है, ऐसी मेमोरी जिसको पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। पावर सप्लाई की ज़रूरत का मतलब, जब हम कभी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी अगर उससे कट ऑफ कर लें, तो वो अपना जो डाटा है वो इरेज नहीं करता, ठीक है। उसके अंदर डाटा जो है रिटर्न रहता है, इवन हम उसको इलेक्ट्रिसिटी अगर कट ऑफ कर लें, ठीक। ऐसी मेमोरी जिसके अंदर से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ भी कर लें, वो उसका डाटा स्टोर रहता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोम, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। रोम की फुल फॉर्म, सबसे पहले रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्या फुल फॉर्म होती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक। अब इसमें एग्जाम में ऐसे पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा रोम, ठीक है। इन रोम O स्टैंड्स फॉर, ठीक है। इन रोम R स्टैंड्स फॉर, इन रोम M स्टैंड्स फॉर, ठीक। किसी तरीके से पूछ सकता है, इसलिए आपको पूरे अच्छे से इसको पढ़ के रखना है, ठीक। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक। इसके नाम से ही हमें पता चले, ऐसी मेमोरी जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, ठीक है। नाम से ही हम पता चल रहा है रीड ओनली, ठीक है। ये एक तरह की क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है, जो स्टोर करती है डाटा और इंस्ट्रक्शन को,
ठीक है, जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम नई चीज़ उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना उस डाटा को ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ जो डाटा प्रोग्राम पहले से फिक्स है, ठीक, वही उसी को रीड कर सकता है। ये प्रोग्राम जो होता है ये हम जिस टाइम मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उसी टाइम उसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, डाल दिया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसके बाद हम इसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, ठीक। ये रोम होती क्या, एक तरह की सिलिकॉन चिप होती है, ठीक है, जो किसके साथ अटैच होती है, मदरबोर्ड के साथ, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, फिर ये रोम के बारे में ये जान लो, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये हेल्प करता है टर्निंग ऑन अ डिवाइस, ठीक है, कोई भी डिवाइस को टर्निंग ऑन करने में उसको कौन हेल्प करता है, रोम, ठीक है। डिवाइस को जो प्रोसेस होता है टर्निंग ऑन का, इसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग या बूट स्टेप, ठीक है। अब बूटिंग करने में एग्जाम में पूछ लिया जाए तो कौन हेल्प करता है, रोम, ठीक है। उस रोम के अंदर पहले से प्रोग्राम फिक्स होते हैं, ठीक, उसमें इंस्ट्रक्शंस डाल दी गई होती हैं, ठीक, वो प्रोग्राम रन करता है, इसीलिए तभी हमारा कंप्यूटर क्या टर्न ऑन हो पाता है, ठीक है। जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, उसको हम उन तरह के सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं, फर्मवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर में हम आगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में पहले से परमानेंटली इंस्टॉल्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर, ठीक। और जो सॉफ्टवेयर जो हेल्प करता है क्या, बूटिंग में, बूटिंग क्या होता है बताया था मैंने, प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन कंप्यूटर, ठीक। तो उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, BIOS, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रोम के बारे में, ठीक। रोम जो है फर्दर क्लासीफाई किया हमने 3 टाइप्स में, ठीक। फर्स्ट है हमारे पास पी रोम, ठीक है, फिर है EP रोम, फिर EEP रोम, ठीक है। अब ये होते क्या है, इनको फुल फॉर्म क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक। पी रोम की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब रीड ओनली मेमोरी तो हमने पढ़ा है, ठीक है, ये सिर्फ इसके साथ और क्या जुड़ गया, प्रोग्रामेबल, ऐसी मेमोरी जिसके अंदर प्रोग्राम जो है वन टाइम रीड और राइट हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर हम प्रोग्राम को एक ही बार रीड या राइट कर सकते हैं, उसके बाद हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाते, ठीक, ना ला सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अब राइट करने का मतलब क्या है, लो ये मेमोरी है हमारे पास, इसमें हमने कोई प्रोग्राम डाल दिया, सॉफ्टवेयर डाल दिया, ठीक है। इसको हम ऐसा नहीं कर सकते डिलीट करेंगे फिर हम दूसरा डालेंगे, नहीं, एक बार हमने अगर डाल दिया इसके अंदर प्रोग्राम तो यहाँ एक ही बार हम डाल सकते हैं बस, ठीक है। उसके बाद उसको रीड करना होगा हमें, री राइट हम उसको नहीं कर सकते। सेकेंड टाइप है हमारे पास EP रोम, ठीक है। EP मतलब ई से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इनकी जो एब्रीवेशन है ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। इरेजेबल मतलब जिसको हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें डाटा को हम इरेज कर सकते हैं, री राइट कर सकते हैं बाय एक्सपोजर ऑफ स्ट्रॉन्ग UV लाइट की से, ठीक है। UV लाइट की हेल्प से हम इसको डाटा को हम क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, री राइट भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट EP रोम भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है EEP रोम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या, इलेक्ट्रिकली LY आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये ऐसी मेमोरी होती है जिसको हम इरेज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम री राइट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैसे, इलेक्ट्रिक पल्सेस की हेल्प से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पल्सेस की हेल्प से हम डाटा को पहले इरेज करेंगे फिर उसको री राइट भी कर सकते हैं, मल्टीपल जितनी बार हम चाहें उतनी बार कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रोम एक तरह की क्या, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को हम और क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रोम की 3 टाइप्स हैं, P रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, E रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, E इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। ये तीनों टाइप्स हमने पढ़ ली। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था मेन मेमोरी जो होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक, उसको हमने क्लासीफाई किया था 3 टाइप्स में, है ना। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक। ये जो प्राइमरी मेमोरी थी हमने इसको क्लासीफाई किया था 3 टाइप्स में, है ना, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, कैशे मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक। इसमें हमने सिर्फ अभी ये तक क्या पढ़ा, वॉलेटाइल पढ़ा। वॉलेटाइल में भी हमने पढ़ा रोम के बारे में, P रोम EP रोम, ठीक है। नेक्स्ट हम वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। इसमें हम रैम, DRAM SRAM क्या होती है ये सब हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कैशे मेमोरी पढ़ेंगे, ठीक, ये हमने रीड कर लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। अब ये वॉलेटाइल मेमोरी होती क्या है, ये ऐसी मेमोरी होती है जो इरेज हो जाती है, अगर हम इसे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर लें तो ये क्या हो जाती है, इरेज हो जाती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है रैम। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस
मेमोरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। ये एक तरह की रीड राइट मेमोरी होती है, इसको रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी होती है, ठीक है, जो ये डायरेक्टली अटैच्ड होती है किसके साथ, सीपीयू के साथ, ठीक है। सीपीयू है, ठीक है, उसके साथ डायरेक्टली अटैच होगी क्या, रैम, ठीक। रैम का काम क्या है, अगर मतलब हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, ठीक है, मान लो इनपुट दिया हमने कुछ भी, ठीक। इनपुट सबसे पहले वो किस में स्टोर करेगा, रैम में, फिर जाके प्रोसेस करेगा सीपीयू, ठीक। फिर अगर उसको आउटपुट देना है तो फिर से वो किस में, रैम में स्टोर करेगा, फिर उसके बाद अगर परमानेंटली स्टोर करना है तो फिर जाके सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करता है, ठीक है। तो हमें इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए, दोनों के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है रैंडमली एक्सेस करने के लिए हमें ये मेमोरी ज़रूरत होती है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ठीक। ये एक तरह की क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। पावर सप्लाई जब कट ऑफ हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर से जो जितना भी डाटा है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म मैंने जब एमसीक्यूज़ वाला वीडियो कराया था उसमें बताया था आपको, ठीक है, वो वीडियोस सब देखा करो, ठीक है। यूपीएस क्या, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। तो यूपीएस हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमने जो भी डाटा हमारी टेम्परेरी मेमोरी में ना, ठीक है, इसको हम परमानेंटली सेव करें। ऐसा ना हो हम 1 घंटे से काम कर लें, एकदम से इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होगी तो हमारा डाटा सारा इरेज हो गया। तो यूपीएस कर रहे थोड़े टाइम के लिए हमें कंप्यूटर को होल्ड पर रखता है, इलेक्ट्रिसिटी देता रहता है ताकि हम इस डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकें। फिर उसके बाद 2 तरह के होते हैं रैम, ठीक है। पहली होती है डी रैम, सेकेंड होती है एस रैम, ठीक है। डी रैम की फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और एस रैम की फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिक रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। डी रैम ऐसी मेमोरी होती है जो रिफ़्रेश करती रहती है डाटा को बार बार, ठीक है, ताकि इसके अंदर डाटा होल्ड करके से रखे। अगर ये रिफ़्रेश नहीं करेगा तो इसके अंदर से डाटा जितना भी होगा ना वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक। ये एक स्लो मेमोरी होती है एज़ कम्पेयर टू एस रैम, चीप होती है, इन्फीरियर होती है और ये कंज्यूम करती है लेस पावर। और ये किससे बनी होती है, कैपेसिटर प्लस ट्रांजिस्टर से बनी होती है। इसी तरीके से एस रैम क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है ये होल्ड करता है डाटा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। इसको रिफ्रेशमेंट की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। फिर ये सुपीरियर होती है डी रैम से, ठीक है। ये कंपैरिजन किससे हो रहा है, एस रैम से, ठीक है। फास्ट होती है, कॉस्टली होती है डी रैम से, ठीक है। ये किससे बनी होती है, फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। और इसमें इसका ड्रॉबैक क्या है, ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पढ़ें डी रैम, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तीसरी टाइप आती है कैशे मेमोरी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हमारे पास क्या है, सीपीयू, फिर इसके साथ क्या फिक्स होता है हमारे पास, मेन मेमोरी, है ना। लेकिन कैशे मेमोरी जो है ना सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच का काम करता है, ठीक है। ऐसा क्या काम करता है ये आप देखोगे, ठीक है। ये स्टोर करता है फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा को, ठीक है। फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा मतलब जो डाटा हम बार बार यूज़ करते हैं ताकि सीपीयू को वो डाटा बार बार मेन मेमोरी से ना लेना पड़े, इसलिए हमने बीच में एक मेमोरी रख दी कैशे मेमोरी, ठीक है। ये उस डाटा की जो है ना कॉपी अपने पास रख लेता है, ठीक। उस डाटा की कॉपी अपने पास रखेगा, जैसे सीपीयू को यूज़ पड़ेगा, ठीक, तो वो यहाँ से ले लेगा, वो चेक करेगा कैशे मेमोरी में है, हाँ है, यहाँ से डायरेक्टली वो ले लेगा, ठीक। जिससे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है, जो काम होता है वो फास्ट होता है, ठीक। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप अपने मोबाइल में फेसबुक चला रहे हो, ठीक है। अब फेसबुक चला रहे हो तो आप फेसबुक को क्या बार बार यूज़ करते, बार बार ओपन करते हो, फिर मिनिमाइज़ करते हो, ओपन मिनिमाइज़ करते हो ना, फिर दूसरा एप्लीकेशन खोलते हो, ठीक। अब कंप्यूटर को पता चल गया कि फेसबुक जो है बार बार यूज़ कर रहा है, ठीक है, आपके फ़ोन को पता चल गया, तो वो आपके फेसबुक को उसकी कॉपी किस में रख लेगा, कैशे मेमोरी में, ठीक। अब आपको जैसे भी फेसबुक खोलना पड़ेगा, कोई और एप्लीकेशन खोला आपने, फिर से आपने फेसबुक खोला, तो वो बार बार जाके मेन मेमोरी से नहीं मांगेगा, ठीक है। वो डायरेक्टली कहाँ से उठाएगा, कैशे मेमोरी से उसकी कॉपी उठाएगा ताकि वो जल्दी फटाफट रन हो सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। जैसे इसके नाम से आपको पता चले वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ये एक टेम्परेरी मेमोरी है और वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है, ठीक है, जो टेम्परेरी बेसिस पे हम क्रिएट करते हैं, ठीक। जब प्रोसेसिंग के टाइम हमारे पास अगर रैम जो है वो कम हो जाए, ठीक है, हम कोई डाटा प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। ओबियसली डाटा प्रोसेसिंग में मैंने आपको बोला किसका यूज़ करता है, वो रैम का यूज़ करता है। अगर प्रोसेसिंग के टाइम रैम उसको कम पड़ जाए, ठीक है, तो वो किसका यूज़ कर रहा है टेम्परेरी बेसिस पे, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी कहाँ पे ये क्रिएट करता है, ये सेकेंडरी स्टोरेज में एक मेमोरी क्रिएट करता है ताकि हम प्रोसेसिंग उसको उसमें रुकावट ना आए, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के बाद ओबियसली वो मेमोरी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी, रियल में कोई मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करता है, वर्चुअली एक रैम क्रिएट करता है सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है।
तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी डिवाइसेस, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, ठीक है। ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। तो आप इसको शेयर करो वीडियो को।